न्यू ईयर की हॉलिडेज की वजह से हॉस्टल पूरी तरह खाली हो चुका था, सिवाय रूम नंबर 344 के। वहाँ मारिया, सारा, एना और विक्टोरिया बाहर से आती सेलिब्रेशंस की आवाज़ें सुन रही थीं, बिना ये जाने कि ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होगी। ये चारों भी जाना चाहती थीं, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें इस मोमेंट पर ले आई थी। मारिया की ट्रेन की टिकट फॉग की वजह से कैंसिल हो गई थी। सारा के पेरेंट्स रिसेंटली अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। एना को कुछ दिन पहले फीवर रहा था और डॉक्टर ने उसे ट्रैवल करने से स्ट्रिक्टली मना किया था। और जब विक्टोरिया से पूछा गया कि वो क्यों नहीं जाना चाह रही, तो उसने बस इतना कहा कि वो नहीं जाना चाहती। वो इन तीनों की अभी रिसेंटली फ्रेंड बनी थी और इस रूम में आई थी, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। रात के 12 बजे जब अचानक से सेलिब्रेशंस बढ़ गईं, इन सब आवाज़ों के बीच इन चारों का भी कुछ एक्साइटिंग करने का दिल किया। मारिया, जो बहुत फन लविंग थी, उसने सजेस्ट किया कि हम अपने पूरे साल की मेमोरीज रिकॉल करते हैं। लेकिन एना ने कहा कि सिर्फ मेमोरीज नहीं, हॉरर मेमोरीज। उसने सजेस्ट किया कि हर एक अपने साथ होने वाला कोई हॉरर इवेंट डिस्कस करे जो पिछले साल हुआ हो। विक्टोरिया ने साफ मना कर दिया, लेकिन एना ने उसे फोर्सफुली साथ बैठा लिया। लाइट ऑफ हुई और वो सब एक सर्कल में बैठ गईं। सबसे पहले मारिया ने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। शायद तुम सब मेरी बात पर विश्वास न करो, बट मैं एक रात कब्रिस्तान के अंदर अकेले गुजार चुकी हूँ। मैंने आज तक ये बात किसी से शेयर नहीं की, बट शायद अब मैं मज़ीद नहीं रुक पाऊंगी। 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो मेरे चाचू आकाश ने मेरी जिम्मेदारी ले ली। वो मुझसे एक पिता की तरह प्यार करते, बट मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती और कई घंटे कब्रिस्तान में गुजार देती। मेरे चाचू मेरी कंडीशन के बारे में जानते थे और मुझे कब्रिस्तान जाने से मना करते थे कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन मेरा बर्थडे आया। मुझे लगा कि शायद मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद अब मेरा बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, बट उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। मैं बहुत खुश थी। फिर मेरे चाचू ने मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा सपना था इस कॉलेज में एडमिशन लेकर इंजीनियर बनने का। मैं उस रात बहुत खुशी से सोई। अचानक रात के टाइम मेरी आंख खुली। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जब मैंने इधर उधर देखा तो हर तरफ अंधेरा था। मुझे बहुत देर में आइडिया हुआ कि मैं एक कब्र के अंदर थी। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इंसान को मरने के कुछ देर तक ऐसा लगता है कि वो अभी जिंदा है। मुझे लगा ऐसा ही है। मैं मर चुकी हूँ और मुझे पता नहीं है। उस समय मैं जितनी खौफज़दा थी, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने अपनी मेमोरी पर जोर डाला तो मुझे बस यही याद था कि मैं रात को अपने बेड पर थी। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे तक यही सोच के साथ रही कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे अपने चाचू की बहुत चिंता हो रही थी कि उन्हें मेरे बगैर कैसा फील हो रहा होगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो अजीब है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश की और फिर रिलैक्स होकर अपनी हार्ट बीट चेक की तो वो नॉर्मल थी। मेरी सांस भी चल रही थी। उस लम्हे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जिंदा दफना दिया गया है। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और हाथों को हिलाने की कोशिश की। मिट्टी नर्म थी, शायद कब्र नहीं थी। मैंने अपने नाखूनों से मिट्टी खुरचनी शुरू की। हर मूवमेंट के साथ मिट्टी मेरी आंखों, मुंह और कपड़ों के अंदर भर रही थी। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। मुझे पता था कि अगर इस समय हिम्मत हार दी तो यहीं सब खत्म हो जाएगा। फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिरी और साथ ही हवा का एक झटका महसूस हुआ। वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हवा थी। मैं बिना रुके जोर लगाती रही और फाइनली बाहर आ गई। शायद ये मेरा वहम है
या सच? बट मुझे लगता है कि उस दिन किसी आत्मा ने मेरी मदद की थी, वरना एक कब्र से कैसे इतने आराम से निकला जा सकता है। कब्रिस्तान बिल्कुल खामोश था, चारों तरफ कब्रें और ऊपर एक अंधेरी रात। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन मैं एटलीस्ट जिंदा थी। उस समय दूर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा और वही समझ आया जो शायद मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, मुझे कब्र तक लाया गया था, मुझे जिंदा दफनाया गया था। मेरी प्रॉपर्टी और जिंदगी पर किसी ने पहले हक समझा था, इस बात का भी मुझे पता चल चुका था। इस इंसिडेंट से पहले जब मैंने कॉलेज में एडमिशन की न्यूज़ सुनी थी तो मुझे डर था कि मेरे हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा न कर ले, स्पेशली वो घर जिसमें मेरे पेरेंट्स की यादें थीं। मेरे चाचू ने कहा कि मैं सब उनके नाम कर दूं, वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बट मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से जुड़ी चीज़ें अपने नाम ही रखना चाहती हूँ, हमेशा, ताकि मुझे उनके साथ होने का एहसास रहे। मेरे चाचू ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि वो क्या करने वाले थे। विक्टोरिया का चेहरा बिल्कुल संजीदा हो चुका था। एना, जो थोड़ी देर पहले तक एक्साइटमेंट महसूस कर रही थी, वो बिल्कुल चुप थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर उस दिन वो मारिया की जगह होती तो वो तो हार्ट अटैक से मर जाती। फिर उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। 4 साल पहले जब मैं क्रिसमस पर अपने घर गई तो मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। हम सब रात को पार्टी में इनवाइटेड थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट मेरी अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। मुझे फीवर था तो मुझे घर में रुकना पड़ा। अभी मेरी फैमिली को गए हुए 2 ही घंटे हुए थे कि मेरे रूम का डोर नॉक होने लगा। मैं बहुत हैरान थी कि घर में कोई नहीं है तो कौन नॉक कर रहा है। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और इग्नोर किया, लेकिन फिर आवाज़ बढ़ने लगी। मैंने चेक किया तो बाहर कोई नहीं था, बस एक नोट पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन मेरे लिए जानना ज़रूरी था कि उस नोट में क्या है, इसलिए मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उस पर लिखा था, मुझे पता है कि तुम घर पर अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। रूम एकदम खाली था, लेकिन मेरी विंडो खुली थी। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने इसे बंद किया था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था कि ये मजाक नहीं हो सकता। उस रात के बाद से आज तक हर क्रिसमस की रात मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे साथ कोई है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी मदर का कहना है कि ये मेरे छोटे भाई की आत्मा है, जो 9 साल की उम्र में हमें छोड़कर चला गया था। उसकी डेथ क्रिसमस की रात फीवर की वजह से हुई थी, लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। हो सकता है ये आत्मा किसी और की हो। ये स्टोरी सुनकर सब बहुत डर चुके थे। सारा सोच रही थी कि अगर ये बात सच हुई तो आज की रात भी कहीं वो आत्मा उनके रूम में मौजूद ना हो। उसे इवन फील होने लगा कि इस टाइम कोई इन चारों को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने बताया कि उसे भी अक्सर ऐसा फील होता है कि इस हॉस्टल में कुछ सस्पिशियस है। कई लोग कहते हैं कि 10 साल पहले इस रूम में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर्स चोरी किए थे और इसी वजह से उसे कॉलेज से निकाला जा रहा था। अब इतना डर का माहौल बन चुका था कि सब इसको एंड करना चाह रहे थे, सिवाय मारिया के। उसने कहा कि हमें डर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फेस करना चाहिए। इससे मोटिवेट होकर सारा ने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। मुझे कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया और ना ही कोई मेरा पीछा करता है, बट मेरे साथ एक रात वो हुआ जो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। उस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं बनती थी। मैं लेट नाइट पार्टी से वापस आ रही थी।
मुझे रास्ते में रोक लिया गया। पुलिस ने मुझसे लाइसेंस का पूछा तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं वो घर भूल गई थी। जब उन्होंने फर्दर क्वेश्चंस किए तो मैंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। एक कांस्टेबल को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्योंकि इस टाइम कोई सेल अवेलेबल नहीं था, मुझे एक पुराने सेल में लॉक कर दिया गया, जहां एक लड़की मौजूद थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। काफी देर तो वो लड़की खामोश रही, पर उसने मेरी हालत देखकर कहा कि तुम तो फिर भी सेफ हो। इस कंट्री में रहते हुए इंसाफ की उम्मीद न रखना। ये सुनकर मेरा दिल और घबराने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है, तो उसने कहा कि उस जुर्म की वजह से जो उसने किया ही नहीं। उसने बताया कि उसे कॉलेज में इलीगल काम करने पर यहाँ रखा गया है, बट उसने कुछ नहीं चुराया। मैंने ना चाहते हुए भी उस लड़की की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसके दर्दनाक लहजे से सच्चाई झलक रही थी। हम पूरी रात बात करते रहे, बट उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मैं सुबह उठी तो मुझे रिलीज कर दिया गया, बट वो लड़की सेल में नहीं थी। मैं बहुत डर गई कि कहीं उस लड़की को कोई और सजा ना सुना दी गई हो। मैंने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़की, वो आपको भी दिखी है? ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस सेल में एक लड़की को कुछ दिनों के लिए रखा गया था। उसने अपने कॉलेज में पेपर्स चोरी किए थे और स्टूडेंट्स को दिए थे। उसे रिलीज कर दिया गया, बट अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। वो कैसे सबको फेस करेगी? इस डर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से वो कई लोगों को नजर आई है। वो हर एक को अपनी कहानी सुनाती है ताकि कोई और उस जैसा अंजाम ना देखे। वो सिर्फ बात करती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके बाद से मैं कभी भी पुलिस स्टेशन के आगे से नहीं गुजरी। बस वो लड़की अक्सर मेरे सपनों में आती है और मुझे अपने लिए इंसाफ लेने का कहती है, बट मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सभी बहुत डर चुके थे। ऐना ने पूछा कि वो सिर्फ सपने में ही आती है ना? कभी तुम्हें फील तो नहीं हुआ कि वो तुम्हारे साथ है? मारिया ने ऐना को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और विक्टोरिया को अपनी स्टोरी सुनाने को कहा। उसने कहा कि मेरे पास कोई कहानी नहीं है क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूं। ये सुनकर सब हंसने लगे। तो उसी लम्हे विक्टोरिया ने मिरर लिया और उसका सच सबके सामने आ गया। उसने फिर एक ऐसा राज बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि वो सेल वाली लड़की का नाम विक्टोरिया था और वो वही है जिसे चीटिंग के इल्जाम में फंसाया गया था। इसी वजह से उसने न्यू ईयर की नाइट को हॉस्टल के रूम नंबर 344 में सुसाइड कर लिया था। उसने बताया कि पेपर्स उसकी क्लासमेट्स ने चुराए थे और इल्जाम उस पर लगा दिया और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो घर क्या करने जाती? उसका तो कोई घर रहा ही नहीं था। उसने बताया कि कब्रिस्तान में कब्र से निकलने में मारिया की हेल्प भी उसी ने की थी और उस रात ऐना के साथ उसका कोई भाई नहीं बल्कि वो थी, क्योंकि उस रात वो सेफ नहीं थी। उसके घर में चोर आने ही वाले थे, इसलिए उसने उसकी मदद की। उसने कहा कि वो मर चुकी है, बट जहां भी उसे नाइंसाफी नजर आएगी वो मौजूद होगी, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देगी।